आज हम बात करेंगे। इंडिया एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने वाला है। और ये फंड जो है वो एक शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करने वाला है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का ये फंड हो सकता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इन दीज टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आई थिंक दीज काइंड ऑफ स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दोस्तों आप लोगों को बता दूं, 28 मार्च को हम मुंबई आ रहे हैं फॉर एन ऑफलाइन सेशन ऑन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑब्वियसली आई थिंक करंट मार्केट सिनारियो के बारे में भी बहुत सारे डिस्कशंस वहाँ पे होने वाले हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर सेशन की सीट अगर आपको बुक करनी है तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो आशा करूंगा कि आप अगर आप मुंबई में हो 28 मार्च को तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। आइए अब बात करते हैं क्या है ये कोर आइडिया ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। तो ये काउंटर साइक्लिकल बफर है। ये क्यों बनाया जा रहा है काउंटर साइक्लिकल बफर? बिकॉज ये जो इकोनॉमिक शॉक्स एंड वॉलेटिलिटी आती है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे उसको एब्सॉर्ब करने के लिए ये पर्टिकुलर फंड यहाँ पे बनाया जा रहा है। क्यों ये सब अभी सबसे ज्यादा क्यों मैटर करेगा? बिकॉज जिस तरीके के ग्लोबल शॉक्स हम देख रहे हैं और ये शॉक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि पैंडेमिक की बात अगर हम करेंगे तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का क्राइसिस हमने देख लिया। देन अनइवन मॉनसून्स की बातें हो रही है तो फूड क्राइसिस भी उसकी वजह से फिर से आ सकता है। आफ्टर 2025 जैन 2025 आई थिंक टैरिफ वॉर्स एक नया फैक्टर सामने आता हुआ हमें दिख रहा है। अभी जो वेस्ट एशिया में जो टेंशंस चल रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्लस जो इंडिया का जो हायर इंटीग्रेशन है विथ ग्लोबल सप्लाई चेन, बिकॉज इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। कितना भी हम बोल ले कि इंटरनली हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, डिपेंडेंसी कम करेंगे, बट आई थिंक जो इंटीग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हम एक बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो इसकी वजह से इस तरीके के अगर ग्लोबली कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। एंड दैट्स वाई ये दो रीजंस के लिए ये फंड अभी बनाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस फंड के की बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस फंड का वो रहेगा, इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इट विल प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट, एक तो कमोडिटी प्राइस का जो स्पाइक्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये कुशन प्रोवाइड करेगा। एंड ग्लोबल डिसरप्शंस, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद की डिसरप्शन हो या फिर अभी वेस्ट एशिया वॉर की अगर हम बात करते हैं तो उसका डिसरप्शन हो, तो इसके लिए ये शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम कर सकता है। Then it will add policy flexibility also. So it will free government to focus on long term macro strategy rather than फायर फाइटिंग कि भाई ये इवेंट हो गया चलो चलो इसके लिए कुछ करते हैं, वो इवेंट हो गया उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं या फिर कहीं से सपोर्ट कर देते हैं और वही फिर वो सब्सिडी क्रिएट होने की बात होती है। देन फिजिकल डेफिसिट खराब होने की बात होती है। तो ये सारी चीजें अगर पहले से ही प्लान होगी तो आई थिंक इट विल गिव अ गुड क्वेश्चन फॉर फ्रॉम द प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और ये एक काउंटर साइक्लिकल टूल रहेगा। ये कैसे, मतलब हाउ इट विल एक्ट? सो जो सेविंग होगी इस फंड के लिए वो कब होगी? ड्यूरिंग गुड टाइम्स। जब हाई ग्रोथ फेज होगा, लो इन्फ्लेशन फेज होगा, उस वक्त में बहुत सारी सेविंग्स गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। एंड ये डिप्लॉय कब होगा? ड्यूरिंग द बैड टाइम्स या फिर ड्यूरिंग द क्राइसिस ये यहाँ पे डिप्लॉय होगा। तो ये एक साउंड साइक्लिकल जो है नेचर रहेगा इसका, काउंटर साइक्लिकल टूल रहेगा ये। देन इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी रहेगा, बिकॉज स्पेसिफिकली कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर जाना, ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, सप्लाई चेन्स के डिसरप्शंस की वजह से डिमांड सप्लाई इक्वेशन बिगड़ना, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो अगर ये फंड अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने सही टाइम पे फंड अवेलेबल मतलब वहां पे डिप्लॉय किया तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे कंट्रोल में रहेगा। So during high growth phases, they will accumulate the money, the high growth and low inflation, and during the volatile times, they will deploy it. So that is how it is going to work. और ये इसलिए जरूरी है सबसे ज्यादा बिकॉज इंडिया जो है वो आज भी अगर डिपेंडेंसी हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है हमारी एनर्जी
मंगवाने पे, जैसे कि ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करते हैं, इवन फ्रॉम फूड आइटम्स या फिर की इनपुट्स के लिए भी हमारी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक ये फंड रहे, स्टेबलाइजेशन फंड जरूर इंडिया के पास होना चाहिए। तो इट विल एक्ट एज अ फाइनेंशियल बैकस्टॉप ऑल्सो ड्यूरिंग क्राइसिस। It will support energy transition planning also. It will complement commodity storage infrastructure also, and it will add to India's macro stability toolkit. तो ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो सकती है इंडिया के लिए। तो अभी हमारे पास ये रेडी है क्या? नहीं, मार्च 2026 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है या प्रपोज किया है कि एक नया इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा, जिसका साइज ऑलमोस्ट $12 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसका पर्पस विल बी मेजरली बफर अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, फिर वो ऑयल का हो या वॉर रिलेटेड हो या सप्लाई चेन का हो या इन्फ्लेशन का हो, इसके लिए ये यूज होगा। इट इज नॉट अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल फंड येट। तो जैसे कुछ कंट्रीज में, जैसे कि चिली में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कॉपर फंड है, अगर हम नॉर्वे की बात करते हैं तो वहां पे ऑयल फंड है, उस तरीके से नहीं है ये। बट ये सेटअप हो रहा है, सो इट इज बीइंग सेटअप वाया सप्लीमेंट्री बजट एलोकेशंस, एंड ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल या फिर ऑपरेशनल स्ट्रक्चरिंग इसकी सारी लगेगी। ठीक है। सो अर्लियर हमारे पास कुछ था क्या? एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता था, जो मेजरली फॉर इमरजेंसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए होता था। स्मॉल, इट वाज वेरी स्मॉल, माइक्रो फोकस्ड रहता था ये। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी गवर्नमेंट ने 2014 में बनाया था, बट दैट वाज मेजरली ओनली फॉर फूड आइटम्स लाइक अनियंस की या पल्सेस के लिए था। सो तो इसीलिए जब भी कोई क्राइसिस आता था तो एड हॉक मेजर्स लिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, या तो सब्सिडी देना, या फिर टैक्स कट्स देना, या फिर फिजिकल स्टिमुलस देना ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो ये सारे लास्ट मोमेंट पे डिपेंडेंसी होने के अच्छे से अच्छा अगर एक प्लान्ड वे से जाएंगे तो लॉन्ग टर्म मैक्रो स्ट्रेटेजी काफी इंटैक्ट यहां पे हमारी हो सकती है। सो बॉटम लाइन यही है कि पहले ऐसा कोई इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड इंडिया के पास नहीं था। अब 2026 में ये प्लान हुआ है, अप्रूव मतलब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा होपफुली। एंड उसका सिग्निफिकेंस यही रहेगा कि पॉलिसी इवोल्यूशन टुवर्ड्स प्रोएक्टिव मैक्रो रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसकी वजह से बहुत बढ़िया तरीके से प्ले हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुंबई वालों, मुंबई का सेशन की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अपनी सीट जरूर बुक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।